बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ये सिर्फ एक मीडिया संस्थान का नाम नहीं है। बीबीसी एक ऐसा फिनोमिना है जो ब्रिटेन की राजनीति तय करने में अग्रणी रहता है, आगे रहता है। इतिहास में ऐसी दर्जनों घटनाएं मिल जाएंगी जब बीबीसी की खबर ने बड़े बदलाव लाए। ब्रिटेन के छोटे से छोटे चुनाव की दिशा और दशा तय करने से लेकर दुनिया के सबसे कुख्यात तानाशाह माने जाने वाले हिटलर तक के जीवन में उसने असर डाला है। ऐसी घटनाएं इतिहास में दर्ज की गई हैं जब हिटलर ने खुद बीबीसी न्यूज़ सुनने के लिए लोगों को मौत की सज़ा तक सुनाई थी। हिटलर बीबीसी को ब्रिटेन की प्रोपेगेंडा मशीन कहता था। वो कहता था कि बीबीसी उसके दुश्मनों का सबसे बड़ा वॉर टूल है, जो उस समय के पूरे यूरोप के नैरेटिव को बदल देता था। फिर जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद नई दुनिया वजूद में आई, नए देशों को आज़ादी मिली, तो कई देशों में लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता रही। कई देशों में तानाशाही जन्मी, जहां प्रेस की शक्ति को कुचल दिया गया, सवाल पूछने तक का कोई साधन नहीं बचा था। वहाँ भी बीबीसी ने अपनी पत्रकारिता से असर डाला, दुनिया के उन देशों की सच्चाई बताई। रशिया, ईरान, चाइना, अफ्रीका, अफ़गानिस्तान, जहाँ मीडिया का दमन हुआ, बीबीसी वहाँ पहुँचा। वॉर ऑन टेरर के बाद इराक और अफ़गानिस्तान से की गई बीबीसी की जो जर्नलिज़म है, पत्रकारिता है, वो इसका प्राइम एग्जाम्पल मानी जाती है। पर वही बीबीसी आज फिर एक बार विवादों में घिरा हुआ है। फिर एक बार इसलिए कहा क्योंकि इससे पहले भी दर्जनों बार बीबीसी जो है वो विवादों में घिर चुका है। लेकिन ताज़ा विवाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा हुआ है। हमने अपने डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत में आपको इसकी एक झलकी दी थी। हमने उसमें बताया था कि कैसे ट्रंप की 2021 की एक स्पीच को काट पीट कर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखाया गया। ट्रंप आरोप लगाते हैं कि ऐसा करके बीबीसी ने उन्हें एक विलन के तौर पर पेश किया है। फिर ट्रंप ने जब बीबीसी को लीगल नोटिस भेजा, कोर्ट केस की धमकी दी, तो उसके बाद बीबीसी से 2 बड़े इस्तीफे हुए, डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और हेड ऑफ न्यूज़ डेबोरा टर्नेस का। पर इन 2 इस्तीफों के बाद भी विवाद शांत नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि ये बीबीसी के पक्षपात का एक झलकी मात्र है, केवल एक ट्रेलर है। अगर आप बीबीसी की अंदरूनी नीतियों को और वहाँ के काम करने वाले लोगों की टीम का एकदम बारीकी से अवलोकन करेंगे, तो एक पूरी नई तरह की फिल्म निकल कर आएगी, जो आपको बीबीसी के बायसनेस की एक असली कहानी बताएगी। हालिया विवाद में इस फिल्म का जो मुख्य कैरेक्टर है वो है सर रॉबी गिब। इन्फ्लुएंस की चलती फिरती मशीन है, एक गुप्त दरवाज़ा जो राजनीति को मीडिया से जोड़ता है। वो पत्रकार भी रहे हैं, राजनीतिक सलाहकार भी रहे हैं, थेरेसा मे की सरकार में वो कम्युनिकेशन चीफ भी, और फिर बीबीसी की बोर्ड के मेंबर भी। मतलब एक पैर राजनीति में, एक पैर न्यूज़ रूम के दरवाजे पर। जो भी अंदर जाएगा उस पर गिब का असर पड़ना तय है। लोग कहते हैं कि बरतानिया की पॉलिटिक्स में अगर किसी व्यक्ति को गेट कीपर ऑफ नैरेटिव्स कहा जाएगा तो वो रॉबी गिब ही होंगे। जिन 2 इस्तीफ़ों की हमने शुरू में बात की, वो गिब के दबाव के चलते ही हुए हैं। उन पर बीबीसी में कथित तौर पर कू करवाने का आरोप लगाया जाता है। आरोप ये भी कि गिब बीबीसी से प्रोग्रेसिव आवाज़ों को दबाना चाहते हैं और यहाँ कंजर्वेटिव की आवाज़ को एम्पलीफाई करना चाहते हैं। पर बात सिर्फ कंजर्वेटिव्स, प्रोग्रेसिव, लेफ्ट राइट और केवल बरतानिया की राजनीति से जुड़ी नहीं है। गिब पर आरोप है कि वो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग भी स्वतंत्र रूप से होने नहीं दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा विवाद गाज़ा हाउ टू सर्वाइव वॉर जोन नाम की एक डॉक्यूमेंट्री को रोकने पर शुरू हुआ था। इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया था कि गाज़ा में युद्ध के बीच बच्चों और आम लोगों को उनको ज़िंदगी जीने में कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसे बीबीसी ने अचानक अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया। आरोप लगे कि इसके पीछे भी गिब का हाथ था। इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री के अलावा भी बीबीसी पर सवाल उठने लगे कि गिब प्रो इसराइली खबरें ज़्यादा दिखा रहे हैं या बीबीसी में से दिखवा रहे हैं। इसी के चलते जुलाई 2025 में 400 मीडिया पर्सनालिटीज़ ने बीबीसी को एक पत्र लिखा था, लेटर लिखा था कि आप इस युद्ध की जो रिपोर्टिंग है वो गलत ढंग से कर रहे हैं। फिर इसी विवाद में आगे गिब का नाम द ज्विश क्रॉनिकल नाम के एक अखबार से उनका जो कनेक्शन है वो जोड़ दिया गया। ये अखबार यहूदी समस्याओं पर रिपोर्टिंग करता है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि गिब की इस अखबार में ओनरशिप है
एक यहूदी अखबार में गिब की ओनरशिप निकल जाने से मामला और जटिल हो गया, उन्हें और प्रो इसराइली कहा जाने लगा। फिर जब 9 नवंबर 2025 को बीबीसी से डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और हेड ऑफ न्यूज़ डेपोरा टर्नेस के इस्तीफे हुए, तो सारी कड़ियों को जोड़कर एक साथ देखा जाने लगा और मांग उठी कि रॉबी गिब को भी बीबीसी से बाहर निकाला जाना चाहिए, नहीं तो बीबीसी अपनी क्रेडिबिलिटी पूरी तरह खो देगा। इसलिए आज इस वीडियो में जानेंगे कि रॉबी गिब कौन है, बीबीसी विवादों में कैसा घिरा और क्या वाकई बीबीसी बदल गया है। नमस्ते, मेरा नाम साजिद है और आप खबरगांव देख रहे हैं। कहानी शुरू होती है 1922 से, जब ब्रिटेन में एक बिल्कुल नई चीज़ जन्म ले रही थी, रेडियो। लोग नहीं जानते थे कि ये क्या है, कैसे काम करेगा और इससे दुनिया किस तरह बदलेगी। लेकिन बीबीसी के संस्थापकों ने एक वादा किया था, भरोसा ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी होगी। उस दिन से लेकर आज तक बीबीसी का सबसे बड़ा दावा यही है कि हम सच बताएंगे, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब लंदन पर बम गिर रहे थे, सायरनों की आवाज़ शहर को चीर देती थी, लेकिन बीबीसी के न्यूज़ रूम में एक ही चीख गूंजती थी, लोगों को सच बताओ। कई बार ऐसा भी होता था कि बरतानिया की जो फ़ौज थी वो कुछ मोर्चों पर नाकाम हो जाती थी, हार जाती थी, तो ब्रिटेन की सरकार कहती थी कि इस तरह की खबरें आप ना चलाइए, जिससे देश के सैनिकों और देश के लोगों का हौसला कम हो जाए। लेकिन बीबीसी अपने वादे पर अड़ी रही और धड़ल्ले से अपने बुलेटिन में उसने ब्रिटिश सेना की हार की खबर भी सुनाई। बीबीसी ने कहा कि अगर हम अपने लोगों को सच नहीं बताएंगे तो दुश्मन सच बता ही देगा। पर बीबीसी सिर्फ ब्रिटेन की हार की खबर नहीं बताता था, असलियत तो ये भी थी कि दूसरे विश्व युद्ध में नाज़ी हार रहे थे। जब सोवियत यूनियन और अमेरिका मिलकर नाज़ियों को हराते थे, उनके मोर्चों से पीछे ढकेलते थे, तो ये खबर बीबीसी में सुनाई जाती थी। इससे हिटलर की बौखलाहट बढ़ने लगी, इसलिए उसने बीबीसी पर बैन लगा दिया और लोग जो बीबीसी सुनते पाए जाते उन्हें मौत की सज़ा तक सुना दी जाती। फिर आया साल 1947, भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना, लड़ाई झगड़ा, मारकाट, खून और भगदड़। बीबीसी के रिपोर्टर्स पंजाब के खेतों में और रेलवे स्टेशनों पर, रेफ्यूजी कैंप्स में खड़े होकर सच बता रहे थे कि ज़मीन पर क्या चल रहा है। उस वक्त अधिकांश जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया था वो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर तक जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन बीबीसी पहुंचा, कैमरा और कलम लेकर। उस ऐतिहासिक अपहेवल की जो असली तस्वीर दुनिया तक पहुंची थी, उसका एक बड़ा हिस्सा बीबीसी की जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है उसी से दर्ज किया गया है। 1984 में जब अफ्रीका के इथोपिया में भयानक अकाल पड़ा तो दुनिया चुप थी, लेकिन बीबीसी के पत्रकार माइकल ब्यूरक ने वहां से जाकर रिपोर्ट भेजी तो दुनिया हिल उठी। वो फुटेज, वो बच्चों की हालत, वो दर्द लाखों लोगों को जगाने वाला सिग्नल बन गया। उस एक रिपोर्ट की वजह से वहाँ मानवीय सहायता भेजनी शुरू हो गई, ह्यूमैनिटेरियन एड, और करोड़ों लोगों तक ये मदद पहुँची। दुनिया ने पहली बार देखा कि पत्रकारिता सिर्फ खबर नहीं बनाती, ये ज़िंदगियाँ भी बचा सकती है। समय बदला, लेकिन बीबीसी वैसा ही रहा। सीरिया का गृह युद्ध खुली आंखों से मौत का बाजार था। बहुत सारी सरकारें चाहती थी कि बीबीसी सिर्फ एक पक्ष की कहानी बताए, मगर बीबीसी ने बच्चों के अस्पताल पर गिरते बम भी दिखाए और विद्रोहियों के हाथ होने वाले अत्याचार भी, और ये भी बताया कि कौन सी विदेशी सरकारें अलग अलग गुटों का वहाँ पे समर्थन कर रही हैं। जहाँ बीबीसी अपनी बहादुरी की वजह से दुनिया में भरोसे का प्रतीक बना, तो उसी सफ़र में कुछ ऐसे तूफ़ान भी आए जिन्होंने बीबीसी की नींव तक हिला दी। सबसे बड़ा झटका 1950 से 1960 के दशक में लगा, जब बीबीसी पर यह आरोप लगे कि वो ब्रिटेन की सरकार के माउथपीस बन गए हैं। अब बीबीसी भी सरकारी लाइसेंस पर ही चलता है। सरकार के नियम और कभी कभी वित्तीय दबाव की वजह से भी इस पर असर पड़ ही जाता है। इसके साथ बीबीसी के बोर्ड में सदस्यों का जो नामांकन होता है उसमें भी सरकार की एक अहम भूमिका होती है। इसलिए लोग सोचने लगे कि निर्णय सरकारी लाइन के अनुकूल लिया जा रहा है, यानी जब जिसकी सरकार है बीबीसी उसके हिसाब से चल रहा है। 1950 और 60 के दशक में जब कोल्ड वॉर चरम पर था तो सूचनाओं से युद्ध लड़ा जाता था, इसलिए सभी देश सेंसिटिव खबरें बताने से बचते थे। इसलिए मीडिया को चुनना पड़ता था कि खुलकर सच बोलें या देश की सुरक्षा का, नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर कुछ खबरें रोक भी लें। बीबीसी ने कई बार सुरक्षा के कारण बताकर खबरों में फ़िल्टर लगाया। इसी वजह से आरोप लगे कि बीबीसी सत्ता पक्ष के करीब होते जा रहा है।
फिर आया साल 2003। ब्रिटेन ने इराक युद्ध में अमेरिका का साथ दिया और इसके लिए एक आधिकारिक रिपोर्ट भी जारी की जिसे सितंबर डोइस के नाम से जाना जाता है। इस डॉक्यूमेंट में दावा किया गया था कि इराक कुछ ही मिनटों में, लगभग 45 मिनट में, खतरनाक हथियार तैनात कर सकता है और हमला कर सकता है। ये दावा युद्ध की वकालत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। ये दावा आप जानते हैं कि आगे जाकर वैसे भी झूठ ही साबित हुआ था, पर उस वक्त भी इसे काउंटर किया गया था। बीबीसी के जो डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट थे एंड्रयू गिलिगन, उन्होंने 29 मई 2003 को अपने सूत्रों के हवाले से दावा किया था कि ब्रिटेन की सरकार इराक के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को बढ़ा चढ़ाकर बता रही है। इसके बाद भयंकर बवाल हुआ। बीबीसी और सरकार आमने सामने आ गए थे। बाद में ये जानकारी सामने आई कि एंड्रयू ने जिस सूत्र के हवाले से ये खबर ब्रेक की थी वो वैज्ञानिक डॉक्टर डेविल केली थे। उनका नाम मीडिया में लीक हो गया तो उनकी परेशानी बढ़ी। कुछ हफ्तों बाद डॉक्टर केली की लाश जंगल में मिली। सरकार ने इसे आत्महत्या बताया और इस तरह इस रिपोर्टिंग पर बहुत बवाल हुआ था। एक और विवाद बीबीसी के स्टार जर्नलिस्ट जिमी सेविल से जुड़ा हुआ है। जिमी को ब्रिटेन में एक समय नेशनल हीरो की तरह देखा जाता था। बाद में उन पर बच्चों के साथ यौन शोषण तक के आरोप लगे। आरोप ये भी कि बीबीसी सालों तक इन शिकायतों को दबाती रही। फिर साल 1995 में बीबीसी ने एक बहुत धमाकेदार इंटरव्यू किया प्रिंसेस डायना का। यही वो इंटरव्यू था जिसमें प्रिंसेस डायना ने कहा था कि देयर वर 3 ऑफ अस इन दिस मैरिज, और पूरी दुनिया हिल गई थी। लेकिन कई साल बाद एक बड़ा खुलासा हुआ कि ये इंटरव्यू बीबीसी ने सही तरीके से हासिल नहीं किया था। इसके लिए बीबीसी के रिपोर्टर मार्टिन बशीर ने नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे। इन फर्जी डॉक्यूमेंट्स में दिखाया गया था कि राज परिवार के कुछ लोग उनके स्टाफ पर निगरानी रखवा रहे हैं, किसी को पैसे देकर उनके बारे में झूठी जानकारी इकट्ठा की जा रही है, डायना की जासूसी हो रही है। यानी सीधा साधा डर पैदा किया गया कि डायना आपकी हर गतिविधि पर नज़र रखी जा रही है, आप ख़तरे में हैं। डायना पहले ही मानसिक तनाव झेल रही थी, अपने शादीशुदा जीवन को लेकर परेशान थी। जब उन्हें ये जानकारी मिली तो उन्हें लगा कि सिर्फ बीबीसी ही मेरी बात दुनिया तक सही तरीके से पहुंचा पाएगा, और इसी डर की वजह से उन्होंने इंटरव्यू देने की अनुमति दे दी थी बीबीसी को। लेकिन कई साल बाद ये सच्चाई सामने आ गई तो ब्रिटिश राजघराने के लोग गुस्सा आ गए। उनका कहना था कि हमारी बहू डायना को मैनिपुलेट किया गया है, अगर ये धोखा ना होता तो शायद वो इंटरव्यू भी ना देती। फिर एक बड़ी जांच बैठी। जांच में साबित हो गया कि मार्टिन बशीर ने धोखे और झूठे सबूतों का इस्तेमाल किया, और बीबीसी के अंदर के जो अधिकारी थे उनको भी इसकी जानकारी थी। फिर एक बड़ी जांच बैठी। जांच में साबित हो गया कि मार्टिन बशीर ने धोखे और झूठे सबूतों का इस्तेमाल किया, और बीबीसी के अंदर कुछ अधिकारियों ने इन गलत तरीकों को छुपाया भी है, और बीबीसी ने सालों तक इस सच्चाई को सामने भी नहीं आने दिया। तो ये कुछ इतिहास में बीबीसी से जुड़े हुए विवाद थे। अब आते हैं हालिया विवाद पर। नवंबर 2025 में एक मेमो लीक हुआ, बीबीसी के अंदर का एक एक्सप्लोसिव मेमो, जिसमें बताया गया कि बीबीसी की जो रिपोर्टिंग का स्टांस है वो लेफ्ट लिबरल विचार की तरफ थोड़ा बढ़ रहा है। एक दो उदाहरण देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मेमो में ये खुलासा हुआ था कि बीबीसी ट्रांसजेंडर मुद्दों पर अधिक पक्षपात कर रहा है। उनके मुद्दों के ख़िलाफ़ जो लोग सवाल पूछते हैं उन्हें बीबीसी ने कम जगह दी। जो लोग ट्रांसजेंडर मुद्दों को क्रिटिक करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, उन्हें भी कम स्पेस देने का इसमें आरोप लगाया गया। फिर इमिग्रेशन के मुद्दे पर भी मेमो में खुलासे हुए। जैसे आरोप लगा कि इलीगल माइग्रेंट्स और असाइलम सीकर्स के बारे में अगर बीबीसी में ख़बर दी जाती है तो अपने ऐप यूज़र को बहुत कम पुश नोटिफिकेशन भेजता है, जबकि इससे हल्के या यूँ कहें कि कम अहम मुद्दों पर बीबीसी के ऐप में ज़्यादा पुश नोटिफिकेशन भेजी जाती है। मेमो में ये भी लिखा गया था कि अगर किसी स्टोरी में रेसिज्म वाला एंगल मिल गया तो बीबीसी उसे प्रमुखता से छापता है, भले ही नस्लवाद से जुड़ा पूरा मामला हो भी ना, पर पूरी रिसर्च के बिना उसे छाप दिया जाता है। मेमो लीक होने के बाद आरोप लगाया गया कि बीबीसी अधिक लिबरल विचार की तरफ झुक रहा है, जो सही नहीं है। उसे बैलेंस तरीके से काम करना चाहिए। इस मेमो के लीक होने से बीबीसी की परेशानी और बढ़ गई। पर असल सवाल तो ये था कि मेमो किसके हाथ में था, कौन इसे आगे बढ़ा रहा था, कौन हर मीटिंग में कह रहा था कि ये बीबीसी की क्रेडिबिलिटी का सवाल है और कार्रवाई होनी चाहिए। उस शख्स का नाम है रॉबी गिब। बीबीसी के अंदर कई लोग कहते हैं कि गिब सिर्फ क्रेडिबिलिटी बचाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो अंदर के तख्ता पलट को भी अंदर से वो कर रहे थे। न्यूज़ रूम पर कंट्रोल,
वो चाहते थे, वो ये भी चाहते थे कि संपादकीय फैसलों पर उनका प्रभुत्व जमे। बीबीसी के बहुत से पत्रकारों ने कहा कि ये आदमी पत्रकारिता को नहीं, राजनीति को चला रहा है। गज़ा वॉर की कवरेज में दखल, उसमें बायसनेस दिखाना, डॉक्यूमेंट्री को रोकना, फिर ब्रेग्जिट की जो रिपोर्टिंग थी उसमें भी बायसनेस आना, कई क्रिटिकल पॉलिटिकल स्टोरीज़ का टोन डाउन कर देना और मॉडिफाई कर देना, उनको डिले करवा देना, इस तरह के आरोप भी उन पर लगे। इसलिए अब तक सैकड़ों क्रेडिबल पर्सनालिटीज़ कह चुकी हैं कि उन्हें हटा देना चाहिए, नहीं तो बीबीसी बर्बाद हो जाएगा। उन पर लगे आरोप की सबसे बड़ी वजह उनकी कंजर्वेटिव पार्टी से करीबी भी बताई जाती है। 2019 में जब उन्होंने टेरेसा मे की सरकार में काम करना ख़त्म किया तो बोरिस जॉनसन ने उन्हें बीबीसी के बोर्ड में अपॉइंट करा दिया था। यही उनके विरोधियों की सबसे बड़ी आलोचना है। गिब अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताते हैं और कहते हैं कि ये सब षड्यंत्र का हिस्सा है। तो ये थी आज की कहानी, बीबीसी कंट्रोवर्सी, पावर इन्फ्लुएंस और उस आदमी की जिसे लोग कहते हैं द मैन हु ब्रोक द बीबीसी। आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड की थी हमारी साथी निवेदिता ने। मेरा नाम है साजिद, देखते रहिए खबर गाँव।